स्लाइड 1 पर जो शीर्षक पृष्ठ है, मैं उसमें लिखी जानकारी पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है अपवाह तंत्र, NCERT क्लास 11 ज्योग्राफी डैश एग्जाम रिविजन नोट्स, 100% एग्जाम ओरिएंटेड, स्ट्रिक्टली NCERT बेस्ड विजुअल लर्निंग फॉर्मेट। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक बैकग्राउंड जिसमें भारत का नक्शा है, उस पर नदियों का पूरा जाल बिछा हुआ है और बगल में एक चेकलिस्ट वाला डिजिटल बोर्ड है। इस चित्र का सीधा सा मतलब यह है कि आज की जो सामग्री है वो पूरी तरह से विजुअल यानी देखकर सीखने वाले तरीके से और परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार की गई है। अच्छा, तो अब हम सीधे खंड 1 पर आते हैं, स्लाइड 2। इसमें मूल परिभाषाएं दी गई हैं। मैं एक एक करके 5 परिभाषाओं के शब्द पढ़ती हूँ। पहला है अपवाह। तो अपवाह का सीधा सा मतलब है पानी का बहना, मतलब एक निश्चित रास्ते या चैनल से जब पानी बहता है तो उसे अपवाह कहते हैं। ठीक है। दूसरा शब्द है अपवाह तंत्र। जब ऐसी बहुत सारी जलधाराएं या चैनल आपस में जुड़कर एक पूरा जाल बना लेते हैं, जैसे हमारे शरीर में नसें होती है ना, हाँ। तो उस पूरे जाल को अपवाह तंत्र कहते हैं। बिल्कुल। तीसरा बिंदु यहाँ लिखा है जल ग्रहण क्षेत्र। हाँ, इसे कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। कोई भी नदी सिर्फ अपने निकलने की जगह का पानी नहीं लाती, बारिश का पानी आसपास के जितने भी इलाके से ढलान के कारण उस मुख्य नदी में आकर गिरता है, वो पूरा इलाका उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र होता है। अच्छा, जहाँ से वो पानी कैच करती है। और चौथा शब्द है अपवाह द्रोणी। ये जल ग्रहण क्षेत्र का ही एक बड़ा रूप है। एक बड़ी नदी और उसकी सारी सहायक नदियां मिलकर जिस पूरे इलाके का पानी बहाकर ले जाती हैं, उसे अपवाह द्रोणी या रिवर बेसिन कहते हैं। समझ गई। और 5वां और आखिरी शब्द है जल विभाजक। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कुछ 3D पहाड़ों और नदी घाटियों का दृश्य। हाँ, ये चित्र बहुत अहम है। जल विभाजक कोई दीवार नहीं है, ये पहाड़ की चोटी या कोई भी ऊंचा उठा हुआ जमीनी हिस्सा होता है जो 2 अलग अलग नदी द्रोणियों को बांटता है। जैसे घर की छत का ढलान होता है ना, बारिश का पानी गिरता है तो आधा एक तरफ आधा दूसरी तरफ। पहाड़ की चोटी भी पानी को 2 तरफ बांट देती है। अरे वाह, छत वाले उदाहरण से एकदम साफ हो गया। अब हम स्लाइड 3 पर आते हैं। इसमें मुख्य अपवाह प्रतिरूप की बात की गई है, मतलब नदियां कैसे डिजाइन बनाती हैं। इसमें 4 नाम है। पहला है वृक्षाकार प्रतिरूप। नाम से ही पता चल रहा है वृक्ष के आकार का। समतल मैदानों में जब मुख्य नदी एक तने की तरह हो और सहायक नदियां पेड़ की शाखाओं की तरह आकर मिलें तो वो वृक्षाकार होता है। गंगा नदी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। दूसरा है अरीय प्रतिरूप। इसे आप साइकिल के पहिए की तरह समझें, जैसे बीच से तीलियां बाहर जाती हैं। जब अमरकंटक जैसे किसी ऊंचे पहाड़ से नदियां निकलकर चारों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं तो उसे अरिया कहते हैं। अच्छा, और तीसरा है जालीनुमा प्रतिरूप। उन पर मिलती हैं। और आखिरी है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। ये अरिया का एकदम उल्टा है, मतलब जब चारों तरफ से पानी आकर एक बीच के गड्ढे या झील में गिरता है, जैसे कोई बड़ा वॉश बेसिन हो। ये तो काफी विजुअल है। अब चलते हैं खंड 2 की तरफ, जो भारतीय अपवाह तंत्र के वर्गीकरण पर है। स्लाइड 4 में लिखा है समुद्र में विसर्जन के आधार पर अरब सागर 23%, बंगाल की खाड़ी 77%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत का ज्यादातर पानी पूर्व की तरफ ही जा रहा है। हाँ, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है भारत के नक्शे में एक जल विभाजक रेखा। इसमें दिल्ली कटक, अरावली और सह्याद्री को मार्क किया गया है। यही वो अदृश्य दीवार है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये एक ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है जो तय करता है कि बारिश का पानी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाएगा या पश्चिम में अरब सागर में। इसके अलावा PDF में जल संभर के आकार के आधार पर प्रमुख, मध्यम और लघु का जिक्र है और उद्गम के आधार पर हिमालय और प्रायद्वीपीय वर्गीकरण लिखा है। बिल्कुल, नदियां कहां से निकल रही हैं इसके आधार पर ये 2 सबसे बड़े हिस्से हैं। तो इसी तुलना पर स्लाइड 5 में एक टेबल है। मैं इसमें से हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच के अंतर पढ़ती हूँ। आयु में लिखा है कि हिमालयी नदियां नवीन हैं और प्रायद्वीपीय नदियां अति प्राचीन हैं। तो मैं सोच रही थी हिमालय तो इतना विशाल और ऊंचा है, फिर वहां की नदियां नवीन यानी यंग क्यों कहलाती हैं, जबकि पठार की नदियां अति प्राचीन क्यों हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, हिमालय पर्वत खुद भूवैज्ञानिक तौर पर बहुत नया है और अभी भी ऊंचा उठ रहा है। अच्छा? हाँ,
तो ढलान तेज होने के कारण वहां की नदियां बहुत तेज बहती हैं। वे अभी भी जमीन को काटकर गहरी वी आकार की घाटियां बना रही हैं। मतलब वो अभी अपना रास्ता बना ही रही हैं, इसलिए युवा हैं। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुराना है। वहां की नदियां अपनी घाटियों को काट काट कर चौड़ा और उथला कर चुकी हैं। वो अपनी परिपक्वता मतलब ओल्ड एज में पहुंच चुकी हैं। समझ गई। टेबल में आगे प्रकृति के बारे में लिखा है कि हिमालयी बारहमासी हैं और प्रायद्वीपीय मौसमी। मार्ग और स्थलाकृति के अंतर भी दिए गए हैं। हाँ, क्योंकि हिमालय की नदियों को बर्फ पिघलने से भी पानी मिलता है, जबकि पठारी नदियां सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं। अब खंड 3, हिमालयी अपवाह तंत्र का विकास और सिंधु नदी। स्लाइड 6 में लिखा है मायोसीन कल्प, शिवालिक या इंडो ब्रह्म नदी, और फिर प्लिस्टोसीन काल, 3 तंत्रों में विभाजन। ये धरती के इतिहास की बहुत रोमांचक कहानी है। मतलब करोड़ों साल पहले आज की तरह गंगा सिंधु अलग अलग नहीं थी। हिमालय के साथ साथ सिर्फ एक विशाल नदी बहती थी जिसे शिवालिक नदी कहते हैं। सिर्फ एक नदी? हाँ, लेकिन फिर प्लीस्टोसीन काल में पोटवार पठार जो दिल्ली के पास है, वो जमीन ऊपर उठ गई। जमीन के उठने से उस विशाल नदी का रास्ता रुक गया और वो 3 हिस्सों में टूट गई। अरे बाप रे! जी, पश्चिम में सिंधु, बीच में गंगा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र। एक जमीन के उठने से पूरा भूगोल बदल गया। सच में ये अद्भुत है। और इसी स्लाइड के बॉक्स में पर्वतीय और मैदानी मार्ग के बारे में लिखा है, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है पहाड़ों पर क्षिप्रिकाएं यानी रैपिड्स और मैदानों में गोखुर झील यानी ऑक्सबो लेक। होता क्या है कि पहाड़ों पर पानी तेजी से गिरता है तो चट्टानों से टकराकर सफेद झाग वाली क्षिप्रिकाएं बनती हैं, लेकिन जब नदी मैदान में आती है तो वो सुस्त हो जाती है। बिल्कुल, फिर वो सीधे नहीं बह पाती और सांप की तरह बल खाती है, और जब वो घुमाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो पानी अपना पुराना रास्ता छोड़कर सीधा बहने लगता है। वो जो पीछे छूटा हुआ गाय के खुर जैसा हिस्सा होता है, वही गोखुर झील है। ओह, बहुत बढ़िया। अब स्लाइड 7 में सिंधु नदी तंत्र के बारे में है। उद्गम में लिखा है भूखरचू हिमनद, सिंगी खंबान, प्रमुख आंकड़े और पंचनद, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज के बिंदु हैं। हाँ, तिब्बत में सिंधु के उद्गम को सिंगी खंबान यानी शेर का मुख कहते हैं, और ये जो पंचनद है ये परीक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। चेनाब सबसे बड़ी सहायक नदी है, और एक खास बात, व्यास पूरी तरह से भारत में ही बहती है, जबकि बाकी पाकिस्तान भी जाती हैं। अच्छा, ये याद रखने वाली बात है। हाँ, अब खंड 4, गंगा नदी तंत्र और नमामि गंगे। स्लाइड 8 पर उद्गम और संगम के बारे में लिखा है। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर दी गई है, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम लिखा है। साथ ही अन्य प्रयागों जैसे विष्णु, कर्ण और रुद्रप्रयाग के नाम हैं, और यहाँ चित्र में दिखाया गया है इन सभी प्रयागों के संगम का एक बहुत ही स्पष्ट डायग्राम। भूगोल के लिहाज से ये प्रयाग असल में नदियों के मिलने के जंक्शन है। अक्सर लोग सोचते हैं गंगा सीधे गंगोत्री से निकलती है, लेकिन असल में देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, तब उस संयुक्त धारा को पहली बार गंगा कहा जाता है। ये बहुत दिलचस्प है। और स्लाइड 9 में सहायक नदियों के नाम हैं। बाएं तट की नदियां हैं रामगंगा से लेकर महानंदा तक, और दाएं तट की हैं यमुना, सोन। साथ ही नीचे एक फैक्ट बॉक्स है जिसमें कोसी और दामोदर का जिक्र है। कोसी को बिहार का शोक लिखा गया है। मैं हैरान हूं कि एक नदी को शोक क्यों कहा जाता है। हाँ, मतलब नदी तो जीवन देती है ना, लेकिन कोसी के साथ दिक्कत यह है कि वो पहाड़ों से बहुत ज्यादा अवसाद मतलब मिट्टी और मलबा लेकर आती है। जब वो मैदान में आती है तो गति धीमी हो जाती है, और वो सारा मलबा नदी के ही रास्ते में जमा हो जाता है। रास्ता ब्लॉक होने से नदी अचानक अपना रास्ता बदल लेती है, जिससे भयानक और अप्रत्याशित बाढ़ आती है। इसलिए इसे शोक कहते हैं। अब समझ आया। अब स्लाइड 10 पर नमामि गंगे परियोजना है। इसमें लिखा है जून 2014 का मिशन। इसकी मुख्य उद्देश्य है प्रदूषण कम करना और कायाकल्प। इसके 8 स्तंभ भी लिखे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट से लेकर गंगा ग्राम तक। हाँ, इसे सिर्फ सफाई अभियान समझना गलत होगा। ये एक समग्र यानी इंटीग्रेटेड प्रयास है। मतलब सिर्फ पानी साफ नहीं करना है, बल्कि आसपास पेड़ लगाना, बायोडायवर्सिटी बचाना और किनारे बसे गांवों को गंगा ग्राम बनाना, ताकि प्रदूषण जड़ से खत्म हो। बिल्कुल। अब खंड 5 पर चलते हैं। स्लाइड 11, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसमें इसकी यात्रा दी गई है। उद्गम है चेमायुंग डूंग हिमनद, और तिब्बत से लेकर बांग्लादेश तक इसके नाम परिवर्तन लिखे हैं। सांगपो, सिहांग, ब्रह्मपुत्रा,
जमुना। और यहाँ नक्शे का हवाला देते हुए चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ये नदी नामचा बरवा के पास एक तीखा यू टर्न लेकर भारत में घुसती है। तिब्बत में ये नदी बहुत शांत होती है, इसलिए इसे सांगपो यानी शोधक या पवित्र करने वाली कहते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही ये नामचा बरवा से यू टर्न लेकर भारत के असम में आती है, भारी बारिश वाले इलाके से गुजरने के कारण इसमें पानी और अवसाद बहुत बढ़ जाता है। फिर ये भयंकर बाढ़ लाती है। मतलब एकदम से इसका रूप ही बदल जाता है। अब खंड 6, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का विकास और प्रमुख नदियां। स्लाइड 12 में विकास की 3 घटनाएं लिखी हैं। घटना 1 अवतलन, घटना 2 भ्रंश घाटियां और घटना 3 झुकाव। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कुछ ब्लॉक डायग्राम्स जो जमीन के धंसने और झुकने को दर्शा रहे हैं। ये प्रायद्वीपीय नदियों का पूरा भूगोल समझाता है। पहली घटना में जमीन का पश्चिमी हिस्सा समुद्र में धंस गया, दूसरी में जमीन फटी और भ्रंश घाटियां बनी जिनमें आज नर्मदा बहती है। अच्छा। और तीसरी सबसे अहम घटना, जमीन का एक तरफ मतलब पूर्व की तरफ हल्का सा झुकना। इसी टिल्टिंग के कारण दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये सारा खेल ढलान का है। स्लाइड 13 में पूर्व की ओर बहने वाली नदियां लिखी हैं, महानदी, गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी लिखा है। कृष्णा और कावेरी के उद्गम और विशेषताएं हैं। यहाँ लिखा है कि कावेरी वर्ष भर बहती है। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि इससे दोनों मानसूनों का फायदा मिलता है। गर्मियों में आते हुए मानसून से ऊपरी हिस्से को पानी मिलता है और सर्दियों में लौटते हुए मानसून से निचले हिस्से को, इसलिए इसमें हमेशा पानी रहता है। क्या बात है। अब स्लाइड 14, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। इसमें नर्मदा, तापी और लूनी का टेक्स्ट है और यहाँ चित्र में दिखाया गया है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच नर्मदा की भ्रंश घाटी और एक मरुस्थल में लूनी नदी का दृश्य। लूनी बहुत खास है। ये एक अल्पकालिक नदी है, मतलब कुछ ही समय बहती है। राजस्थान की भीषण गर्मी में इसका पानी सूख जाता है और ये समुद्र तक पहुंचने से पहले ही कच्छ के रन में गायब हो जाती है। अरे, मतलब ये समुद्र तक पहुंचती ही नहीं। चलिए अब हमारे पीडीएफ का आखिरी हिस्सा, खंड 7, स्लाइड 15, नदी जल उपयोग, समस्याएं और प्रबंधन। इसमें मुख्य समस्याओं के बॉक्स में लिखा है बाढ़, सूखा, प्रदूषण, असमान प्रवाह। और समाधान में लिखा है नदी जोड़ो परियोजना। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है एक तराजू जिस पर एक तरफ बाढ़ और दूसरी तरफ सूखे को तौला जा रहा है। ये तराजू भारत की असली भौगोलिक चुनौती को दिखाता है। मतलब एक तरफ इतना पानी है कि बाढ़ आ रही है और दूसरी तरफ जमीन सूख रही है। हाँ, असमान प्रवाह। बिल्कुल, इसीलिए नदी जोड़ो परियोजना या इंटरलिंकिंग का विचार आया है, ताकि जहां सरप्लस या अधिशेष जल है उसे वहां भेजा जा सके जहां पानी की कमी है, संतुलन बनाने के लिए। तो इसके साथ ही हमने पीडीएफ का आखिरी पेज भी कवर कर लिया है। क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।